मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। बीए पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री, पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। मैंने अपने विगत लेक्चर्स में आपको पढ़ाया कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन से हैं। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं। इसके बाद मैं आपको साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ा रही थी। साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले मैंने आपको धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ाया था, जिसके 3 पार्ट्स थे: ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। इनके सबके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से धार्मिक ग्रंथ होते हुए भी ये इतिहास निर्माण में हमारी कितनी सहायता करते हैं। आज मैं आपको इस टॉपिक पे पढ़ा रही हूँ ऐतिहासिक या लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। इससे राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की रूपरेखा स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है। प्राचीन भारत में धर्म प्रधान साहित्य की रचना अधिक हुई थी, परंतु अन्य विषयों पर भी अनेक ग्रंथों की रचनाएं हुई, जिनमें तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंधित सामग्री भरी पड़ी है। इनमें से कुछ ग्रंथ तो ऐतिहासिक हैं और कुछ जो हैं वो साहित्यिक हैं। तो उनमें से मैं जो कुछ इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ हैं उनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले आता है अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का जिक्र किया जाता है। इस ग्रंथ की रचना 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसे संभवतः भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, इनको एक ही माना जाता है, उसने की थी। इस ग्रंथ में मौर्यकालीन भारत की शासन पद्धति, आर्थिक दशा, कानून व सामाजिक जीवन का विस्तृत वर्णन है। चाणक्य ने इस ग्रंथ की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शासन की विधि के रूप में की थी, इसलिए यह राजनीति शास्त्र का एक अनुपम ग्रंथ है। इसमें राजनीति शास्त्र संबंधी ग्रंथकारों का उल्लेख के साथ ही प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था का विस्तृत और मौलिक वर्णन हुआ है। इससे पता चलता है कि कौटिल्य संघ शासन से भी सुपरिचित था। यह है मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति के ज्ञान के लिए एक प्रमुख स्रोत है, एक महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। इसमें 15 अधिकरण हैं और 180 प्रकरण हैं। प्रत्येक प्रकरण में गद्य भाग के अंत में उस भाग का सार प्रस्तुत करने वाला एक श्लोक दिया गया है। अर्थशास्त्र प्राचीन राजतंत्र
और अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री हमें उपलब्ध कराता है। इसके बाद है मुद्रा राक्षस। ये विशाखदत्तु द्वारा रचित नाटक है जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों के विनाश का वर्णन करता है। इसमें चाणक्य और नंद मंत्री मुद्रा राक्षस की कूटनीतिक चालों का भी अच्छा वर्णन किया गया है। इसके अलावा सोमदेव के कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी से मौर्य काल की कुछ घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। पतंजलि का महाभाष्य। अष्टाध्यायी पर लिखा गया यह महाभाष्य समकालीन मौर्य सम्राट समकालीन शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करता है। जैसे कि महाभाष्य से ही पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। यवनों ने अयोध्या पर आक्रमण किया और यवनों ने माध्यमिका यानी नागरी चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ये हमें महाभाष्य से ही ज्ञात होता है। मालविका अग्निमित्रम जो कालिदास का रचित नाटक है उससे शुंग काल के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इससे पुष्यमित्र शुंग और उसके पुत्र अग्निमित्र का शुंग यवन संघर्ष, शुंग विदर्भ संबंधों के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक जानकारी हमको प्राप्त होती है। शूद्रक के मृच्छकटिकम नाटक से तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्र प्राप्त होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों को 7वीं-8वीं शताब्दी ईस्वी में कामंदक ने अपने नीति सार में संकलित किया। तो कामंदकीय नीति सार से गुप्त काल में यह ग्रंथ रचा गया था और यह ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संक्षिप्त रूप प्रतीत होता है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी। क्योंकि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास लिखने का ये प्रथम प्रयास था और कल्हण की राज तरंगिणी को ही हम ऐतिहासिक ग्रंथ की श्रेणी में रख सकते हैं। इस ग्रंथ में प्राचीन समय से लेकर 12वीं सदी तक का कश्मीर का इतिहास विशद रूप से लिखा गया। राज तरंगिणी के पश्चात सोमेश्वर कृत रसमाला तथा कीर्ति कौमुदी, मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर द्वारा रचित प्रबंध कोश आदि ग्रंथों से हमें गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास और उसके समय की संस्कृति का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। प्रबंध चिंतामणि अर्थशास्त्र की टीका है। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी से हमको पश्चिमोत्तर भारत के राजनीतिक संघों का और भारत के कई स्थानों का, वहाँ पर रहने वाली जातियों का
उल्लेख प्राप्त होता है। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोषकृत बुद्धचरित, बाणभट्ट का हर्षचरित, वाकपति का गौडवह, विल्हण का विक्रमांक देव चरित, पद्मगुप्त का नवसासांग चरित, संध्याकर नंदी का रामचरित, हेमचंद्र का कुमारपाल चरित, जयानक कृत पृथ्वीराज विजय आदि बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। हर्षचरित जो महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित है, उससे कन्नौज के शासक हर्षवर्धन का जीवन चरित्र हमको ज्ञात होता है। वो न केवल इस सम्राट का चरित्र चित्रण करता है, अपितु 7वीं सदी के भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पर भी प्रकाश डालता है। इसी तरह बाणभट्ट की कादम्बिनी से भी हमें तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक झांकी मिलती है। दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास हमको संगम साहित्य से ज्ञात होता है। संगम साहित्य तमिल भाषा में रचित वह दक्षिण भारतीय साहित्य है जिसकी रचना पांड्य राजाओं द्वारा स्थापित संगम नामक साहित्य सभाओं में की गई थी। इस विशाल साहित्य की रचना ईसा की प्रथम 3 शताब्दियों में हुई। इससे हमें द्रविड़ संस्कृति पर आर्य संस्कृति का प्रभाव और दोनों के समन्वय से विकसित मिश्रित संस्कृति की जानकारी मिलती है। साथ ही प्रारंभिक चोल, पांड्य, केरल आदि द्रविड़ राजवंशों के बारे में भी जानकारी मिलती है। तमिल परंपराओं से ज्ञात होता है कि कुल 3 संगम हुए। प्रथम संगम मथुरा में, दूसरा संगम कपाटपुरम में और जिसका ग्रंथ तोलक्कापियम हमको प्राप्त होता है। सुदूर दक्षिण के पल्लव और चोल शासकों का इतिहास नंदी क्लबकम, कलिंग तुपरणी और चोल चरित्र से प्राप्त होता है। 13वीं सदी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद हमको चचनामा नामक पुस्तक में उपलब्ध होता है। मूल ग्रंथ का लेखक मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी था। ये सब साहित्यिक ग्रंथ हैं जिनसे हमें ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है और इतिहास निर्माण में सहायता मिलती